हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका द्विघात समीकरण की तीसरी वीडियो में। और दो वीडियो से पहले अपलोड की गई हैं, उनको आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। दोनों वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा और प्लेलिस्ट में भी आपको आसानी से मिल जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको अगर पढ़ाई करनी है बेटा तो ऐसे चैनल पे जाकर के रैंडमली वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। चैप्टर वाइज मैंने क्या है अपनी प्लेलिस्ट बनाई है। चैप्टर वाइज आप जाएंगे, प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको उस चैप्टर से रिलेटेड सारी वीडियोज़ आपको आसानी से मिल जाएंगी, जिससे आपको पढ़ाई करने में बहुत सारी आसानी होगी। चलिए आज का जो हम काम करने जा रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। आज हम आपके सामने जो प्रश्नावली है NCERT से, प्रश्नावली आपके पास में 4.3 की बात करेंगे। 4.3 में वैसे तो क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं, लेकिन आज हम द्विघात समीकरण को हल करने की कुछ विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि पिछली वीडियो से हमने एक विधि आपको सिखाई थी, पिछली वीडियो में 1 और 2 के अंदर, वो थी आपकी गुणनखंड विधि। क्या थी? सिंपल गुणनखंड विधि से हम द्विघात समीकरण को हल करना बताते थे। लेकिन इस विधि के अंदर, इस प्रश्नावली के अंदर बेटा हम जो है 2 विधियाँ आज पढ़ेंगे। उन विधियों के बारे में अच्छे से बात करेंगे, ज़्यादा जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ये समझ में आ गई तो आगे की एक्सरसाइज जो है आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। आपको द्विघात समीकरण को हल करने की एक आपके पास में पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है बेटा, आपके पास में, और दूसरी जो है द्विघाती सूत्र विधि। द्विघाती सूत्र विधि आपके पास में, ये कौन सी विधि है? इसका दूसरा नाम भी आपके पास में होता है द्राचार्य वाला फॉर्मूला, द्राचार्य सूत्र से आप कैसे हल करते हैं क्वेश्चंस को। तो इन दोनों विधियों का आज हम फटाफट चर्चा करेंगे और आसानी से समझेंगे कि दोनों विधियां हैं कैसी। इसके साथ ही आपके पास में द्विघात समीकरण हल करने की आपके हाथ में 3 विधियां होंगी। गुणनखंड विधि होगी, पूर्ण वर्ग विधि होगी और द्विघात विधि होगी। सवाल जब आप लोग हल करेंगे तो आपको जो उचित लगे विधि वो आप यूज़ कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं होती कि आपको कोई खास विधि ही हल करना है, किसी खास विधि से ही आपको क्वेश्चंस को हल करना है। तो इन विधियों को समझाने के लिए मैं पहले एक क्वेश्चन लेता हूँ, एक क्वेश्चन से दोनों विधियों को मैं क्लियर करता हूँ और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए, हमारे पास में सवाल लिखा है 2x² माइनस के 7x प्लस के 3 = 0। ये एक द्विघात समीकरण है। ये कैसी समीकरण है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का जो परिचय हमने पहले दे चुके थे। अब इसको अगर हमें हल करना है बेटा, पहले हम कर रहे हैं पूर्ण वर्ग विधि से। बहुत स्टेप वाइज ध्यान देना है, एक एक पॉइंट को ध्यान देना है, क्योंकि अभी जिस तरीके से मैं समझाऊंगा फिर आप अगर एक बार इसको पकड़ लेंगे तो आपको फिर आगे दिक्कत कुछ नहीं होगी। तो जैसे हमारे पास में द्विघात समीकरण है, हम बात करते हैं पूर्ण वर्ग विधि की। किसकी? पूर्ण वर्ग विधि से। इसके 2-3 स्टेप हैं। सबसे पहली बात आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को जो द्विघात समीकरण दी गई होगी, ये द्विघात समीकरण हमारे पास में दी गई है, ध्यान से देखिएगा, = 0 दी गई है। सबसे पहला स्टेप पूर्ण वर्ग विधि में ये रहेगा कि जो आपका x² होगा, यानी कि जो x की 2 घात वाला पद होगा, जैसे कि पहला ही पद होता है वो हमेशा, उसके गुणांक को बेटा हम 1 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 1। यानी कहने की बात ये, यहाँ पे 2 है तो उसको किसी भी तरीके से समीकरण में से इस 2 को भगाना है बेटा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नहीं तो सबसे आसान तरीका यही नज़र आता है कि अगर आपको 2 से बेटे भाग करना है इसको, तो सिंपल सी बात यह है कि पूरी की पूरी समीकरण को हम 2 से भाग दे देंगे। समझ में आई बात? नहीं, 2 से भाग दे देंगे। तो जब हम इसे बेटे 2 से भाग करेंगे तो इसको समीकरण कह लें। समीकरण को ध्यान से देखिएगा, समीकरण को 2 से क्या कर लेंगे? भाग। तो बेटे जब भाग देंगे तो क्या स्थिति बनेगी समीकरण की? हो जाएगी हमारे पास में 2x²/2, बिल्कुल ठीक है, माइनस के 7/2x और प्लस के 3/2 = बेटे आ जाएगा 0 के। यहाँ तक आप लोगों को बेटा समझ में आ रहा होगा अच्छे से। उसके बाद इस 2 से 2 फिनिश हो जाएगा तो समीकरण बनेगी x² माइनस 7/2x प्लस के 3/2 = बेटा हमारे पास आ जाएगी 0। क्या आ जाएगी? 0। हम लोगों को इनसे कोई मतलब नहीं, इनकी हालत चाहे कितनी खराब होती जाए, हमारा मेन लक्ष्य ये होगा बेटा कि हम x² के गुणांक को 1 बना देंगे। इज दैट क्लियर? आसानी से समझ में आ रही होंगी बातें। अब इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वो ये होगा बेटा कि हम लोग क्या करते हैं कि जो बाईं तरफ, यानी कहने की बात है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम उन पदों को रखते हैं सिर्फ जो x वाले पद होते हैं, यानी कि x² वाला पद और x वाला पद। जो अचर पद जो बचता है बेटा हमारे पास, उसको हम बराबर से इस तरफ यानी कि राइट हैंड साइड पे रिप्लेस कर देते हैं, ताकि हमारा ये पूर्ण वर्ग बनाने में हमें आसानी रहे। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके बाद में, ये आ जाएगा x² माइनस के 7/2x को हमने इधर ही रखा बेटा, और ये जो बाकी क्वांटिटी थी इधर की तरफ हमने इसको फेंक दी।
बात समझ में आई यहाँ तक भी? या क्योंकि प्लस की क्वांटिटी थी तो हो जाएगा कि आपके पास में माइनस वाली क्वांटिटी आसानी से बन जाएगी। ये स्टेप यहाँ तक आपको आसानी से समझ में आए होंगे। चलिए इधर की तरफ करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिखे भी और समझ में भी आए। तो अब पूर्ण वर्ग बनाने का जो टेक्निक होता है, पूर्ण वर्ग बनाने का जो टेक्निक होता है बेटा, वो टेक्निक ये होता है जो हमारे पास समीकरण बनती है इस कंडीशन में आकर के। आप जब इस स्थिति में पहुंच जाएंगे, इक्वेशन को इस स्थिति में ले आएंगे आप लोग, उसके बाद का क्या काम करना है उसको भी ध्यान से देखना है आपके पास में। अब हम इसमें ये देखेंगे कि x का गुणांक क्या है। समझ में आई बात नहीं? पहले हमने काम किसके लिए किया? एक्स स्क्वायर के लिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर गुणांक को हमने बेटा 1 बना लिया। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद का जो काम अपने पास में आया वो x जो है उसके गुणांक को हम देखेंगे और यहाँ रख लेंगे साइड में इसको। 7/2 क्या है? इसका गुणांक है। दिख रहा है? 7/2 क्या है? इसका गुणांक है। आप लोग कहोगे भैया माइनस वाला गुणांक है। नहीं, आपको माइनस कंसिडर नहीं करना है पूर्ण वर्ग बनाते समय। सिर्फ आप लोगों को इसके आंकिक मान पे ध्यान देना है, इसके चिन्ह पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो 7/2 इसका जो हमारे पास में गुणांक है बेटा, हमारा क्या है? इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से सुनना है। पूर्ण वर्ग विधि में ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो जो बेटे जो एक्स का जो गुणांक होता है, एक्स का जो गुणांक होता है उसके आधे का वर्ग हम इस तरफ जोड़ते हैं, यानी कि समीकरण की दाईं ओर जोड़ते हैं, और आधे का वर्ग ही हम समीकरण के बाईं ओर जोड़ देते हैं। वो तो जोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि समीकरण है, बराबर होती है समीकरण तराजू की तरह, कि जितना हिस्सा इस राइट हैंड साइड पे आएगा उतना हिस्सा आपका लेफ्ट हैंड साइड पे भी आना आवश्यक है, तब तक वो समीकरण बैलेंस रहेगी। अगर आपको एक ही तरफ करोगे तो समीकरण नहीं रहेगी। समझ में आई बात? तो फिर वही सेंटेंस में दोबारा दोहराता हूं आपके सामने कि x के गुणांक का जो आधे का वर्ग जो है, आधे का वर्ग बेटा हमारा x का गुणांक ही है। इसका जब आधा करूंगा मैं तो यानी कहने की बात इसे 1/2 करना पड़ेगा। 1/2 का मतलब इसके अंश में 2 से गुणा कर दोगे आप। एक और किसी भी क्वांटिटी का आधा करना होता है उसे भाग 2 से करते हैं। आप लोगों को कहा गया है बेटा 16 का आधा करोगे तो आप 2 से ही तो भाग करोगे ना बेटा। आपको कहा गया है x का आधा करोगे तो x/2 करोगे ना करोगे। भिन्न को जब आधा करते हैं, मान लिया 3/5 को आधा करना है बेटा, तो नीचे 2 से गुणा करनी है आप लोगों को, यानी कि जो हर है उसमें 2 से गुणा कर देनी है। तो हमने ये बात कही, दोबारा से फिर सेंटेंस को रिपीट करता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो x वाले पद हैं और जो आपके पास में उसमें से हम x का गुणांक देख लेते हैं और x का गुणांक जो लिया गया है पहले उसका आधा कर लेते हैं बेटा। कितना आ जाएगा? 7/4, और फिर इसका क्या कर लेते हैं? वर्ग। ये जो चीज बनती है हम इसको दोनों साइड जोड़ देते हैं। कहने की बात जो आएगा आपके पास में यानी यहाँ पे लिख देंगे कि 7/2 गुणे 2 बराबर 7/4, अर्थात ऐसे कर लें कि 7/4 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों में क्या कर दें बेटे? दोनों पक्षों में हम क्या कर दें? जोड़ दें। दोनों पक्षों में जोड़ने पर आपके पास में, ठीक है। जब हम इसको जोड़ेंगे बेटे, जब इसको जोड़ेंगे तो कंडीशन क्या बनेगी? x² माइनस, ध्यान से देखिएगा, 7/2x, बिल्कुल ठीक है, प्लस, क्योंकि ये यहाँ पे जोड़ेंगे हम इसको, किस पद को जोड़ेंगे बेटा? 7/4 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपके पास में बेटा, इधर माइनस के कितना था? 3/2 था, और प्लस के 7/4 का होल स्क्वायर आप यहाँ पे लिखोगे ही लिखोगे। बात समझ में आई? अब हमको एक बात ध्यान विशेष रखनी है, प्रत्येक सवाल के अंदर पूर्ण वर्ग विधि जब आप लगाते हैं, इतने स्टेप फॉलो करने के बाद में प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक सवाल के अंदर यहाँ पे आकर के 2 स्थिति बनेंगी आपकी। 2 स्थिति बनेंगी, या तो फॉर्मूला आपके पास में a + b का होल स्क्वायर होता है आपके पास में a का स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के b का स्क्वायर, बिल्कुल समझ में आ रही बात। या फिर एक फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर माइनस के 2ab और b का स्क्वायर, ठीक है नहीं। और ये जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया है ना, इसका फायदा सिर्फ यही है कि जो इधर वाले बेटे लेफ्ट हैंड साइड वाले जो 3 पद होंगे ना, ये इनमें से कोई सा एक फॉर्मूला बना देंगे अपने आप ही। और वो कौन सा बनाएंगे बेटे? अगर x का गुणांक माइनस वाला है तो ये माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा। अगर ये x का गुणांक हमारे यहाँ पे प्लस होता तो ये बेटे प्लस वाला फॉर्मूला बनता। चाहे आप खोल के देख लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला x + x - 7/4 का होल स्क्वायर बनेगा 100%। ये जो आपके पास में 3 पद रखे हैं, इन तीनों पदों से ये फॉर्मूला बनेगा। चाहे आप खोल के देख लीजिएगा कि a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर -2ab, आप कह रहे हो भैया -2ab जब करोगे
-2a भी जब करोगे -2a, a x है, b कितना बेटा 7/4, ये कटेगा 2 बार ही आपके पास में, तो कितना आएगा 7/2x ही आएगा, चाहे देख लो माइनस का, ये देखो यहाँ बिल्कुल समझ में आ रही। तो इस स्टेप के बाद ये 100% है कि इन दो फॉर्मूलों को आपको यूज करना होगा। और जब ये बन जाएगा तो उधर की तरफ आपको क्या करना है, सिर्फ सिंपली इसको हल कर देना है, ठीक है, जैसे कि मैं कर रहा हूं। ये आ जाएगा 49 बटे आपके पास में कितना 16, 49/16 आपके पास में, बिल्कुल ठीक आ रही बात समझ में। तो अब कहने की बात यह है, जब ये फॉर्मूला बन जाएगा, इसी वजह से हम इस विधि को पूर्ण वर्ग विधि कहते हैं कि हम जो है एक पक्ष को हम पूर्ण वर्ग बना लेते हैं और दूसरे पक्ष को हम साथ साथ हल कर लेते हैं, तो हमारा आसान क्वेश्चन हो जाता है हल करने का। इसके अंदर हमें कभी भी ये सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे गुणनखंड विधि में हम सोचते थे कि इसके इतने टुकड़े करो कि जोड़ने पे इतना प्राप्त हो, घटाने पे इतना, तो वो हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। कि आपको सीधा है कि आप लोगों को क्या करना है, बस स्टेप को फॉलो करते जाना है, ठीक है नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, इतने इसके बाद आने के बाद इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। x - 7/4 का होल स्क्वायर आपके पास में बेटा आ जाएगा किसके, जब इसका 16 एलसीएम लिया जाएगा तो यहाँ पे 8 से 8 या 24, ठीक है ना, वो प्लस के 49, मैं समझता हूँ समझ में आ रही होंगी चीज़ें बेटा। ऊपर आ जाएगा 25/16, देख लीजिए आप ध्यान से, 49 में से जब 24 घटेगा तो 25/16 प्राप्त होगा। नीचे की तरफ बेटे हम और चलेंगे, इसको थोड़ा सा और हल करने के बाद में हम बिल्कुल मंजिल पे पहुंच चुके हैं, सवाल हल होने के बिल्कुल कगार पे है, सिर्फ आपको थोड़ा सा और ध्यान देना है आपके ये बेटा 25/16, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इधर से ये वर्ग घटाते हैं, तो अब जब इधर से वर्ग घटाते हो सामने वाले पे आपको वर्गमूल लेना होता था, आपको छोटी क्लास में वर्गमूल पढ़ा है, या मैं आपको फिर बता दूं, इधर से वर्ग घटेगा तो इधर की तरफ आपके पास में अंडर रूट आ जाएगा, और साथ ही साथ प्लस माइनस लेकर के आएगा। ये प्लस माइनस शब्द क्यों आता है आपको पता भी होगा, नहीं भी पता तो मैं बता देता हूं, क्योंकि जैसे आपको पता है अगर -2 का बेटे हम वर्ग करते हैं तो हमेशा 4 प्राप्त होता है, अगर 2 का वर्ग करें प्लस के तब भी 4 ही आएगा, यानी कि माइनस वाले का भी वर्ग करें तब भी 4 आता है, प्लस वाले का वर्ग करें तब भी 4 आता है। तो इस कंडीशन में हम प्लस और माइनस दोनों डिस्कस करते हैं कि ये संख्या माइनस की भी आ सकती है, ये संख्या प्लस की भी आ सकती है। बस इतना करने के बाद में आपको सवाल में एक एक काम करना है, एक बार हम इस प्लस चिन्ह को लेकर के आंसर निकालेंगे और एक बार हम इस माइनस चिन्ह को आंसर निकालेंगे। ये 2 आंसर प्राप्त होंगे, बिल्कुल निकलेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण है, घात 2 है हमारे पास में, और जब घात 2 है तो इसका मतलब बेटा हमारे पास में 2 ही आंसर प्राप्त होंगे, जैसे भी होंगे इसके 2 मूल प्राप्त होंगे, मूल कहते हैं उनके आंसर को। और वो कैसे प्राप्त होंगे, हम लोग क्या करते हैं, इसको बारी बारी से मैं यहाँ थोड़ा यूज कर लेता हूँ, ठीक है। इसको बारी बारी से क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास सबसे पहले इसमें से लेता हूं मैं प्लस लेने पर, कितना प्लस लेने पर, प्लस लेने पे क्या स्थिति बनेगी बेटा, ये बनेगी x - 7/4 बराबर प्लस का। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई यहीं पे कर दूं तो प्लस माइनस बेटा ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट हट जाएगा 5/4, बिकॉज ये हमारे पास 5 का वर्ग होता है, ये 4 का वर्ग होता है, तो हम उसको लिखा जा सकता है इज इक्वल टू बेटे कितना है 5/4। प्लस वाले चिन्ह को लिखने की आवश्यकता नहीं होती, आप लोगों को सबको पता है। अब इसको इधर उठा करके ले जाएंगे तो x बराबर कितना जाएगा बेटा 5/4 प्लस के 7/4। कहने की बात है 5 और 7 कितने होते हैं 12, 12/4, 12 तिया 4 तिया 12, 3 बेटे हमारे पास x का एक मान 3 प्राप्त हुआ, जो कि हमारा पहला मूल बनेगा। बिल्कुल आसानी समझ में आ रही होंगी बात है। अब इसी तरीके से बेटा हम एक केस और डिस्कस करेंगे, क्या लेने पर, माइनस लेने पर। किसे लेने पर, माइनस। बेटे जब माइनस लेंगे हम तो माइनस लेने पे क्या स्थिति बनेगी, यह बनेगा x - 7/4 इज इक्वल टू बेटा -5/4, -5/4। फिर हम क्या करेंगे बेटे, इसको इधर की तरफ लेके जाएंगे तो x इज इक्वल टू -5/4 प्लस के 7/4 इज इक्वल टू बेटे 7 में से 5 घटेगा 2/4। समझ में आ रही बात, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 प्राप्त होगा, यानी कि x का दूसरा जो वैल्यू है बेटा वो 1/2 प्राप्त होगी 100%। समझ में आई बात, इसका मतलब ये x बराबर 3 एंड x बराबर 1/2 जो है बेटा हमारे पास में इसके 2 मूल हैं, वो 2 आंसर हैं जिनके लिए हम प्रयासरत थे अब तक, हमने जिसके लिए मेहनत की है। अगर इस क्वेश्चन को आप बेटे गुणनखंड विधि से भी हल करोगे तब भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात, तो मैं समझता हूं कि पूर्ण वर्ग विधि का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए एक बार मैं इसके कुछ पॉइंट आपको लिखवा देता हूं ताकि आप उन पॉइंट्स को याद रख करके किसी भी सवाल को हल करने का प्रयास करें। क्या क्या हमने किया था फटाफट उसको देख लीजिएगा 1 मिनट, उसके बाद हम दूसरे सवाल पे चलेंगे। हमने क्या क्या किया था, सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहला स्टेप इसमें क्या था कि x के
सबसे पहला स्टेप बेटे रहेगा हमारे पास में, जो भी समीकरण दी जाएगी सबसे पहला स्टेप, समीकरण को ये नोट कर लीजिएगा, समीकरण को ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 के रूप में बनाओ। समझ में आ रही बात? सबसे पहले समीकरण अगर इस रूप में नहीं है, मानक रूप में, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में समीकरण नहीं है, तो सबसे पहले ये काम आप लोग करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में आपको उसको बनाओगे, उसके बाद ही आप अगला काम करोगे। बेटे दूसरा स्टेप ये रहेगा, ठीक है, दूसरा स्टेप रहेगा कि x² के गुणांक को, x² के गुणांक को 1 बनाओ, या फिर एक काम कर लीजिएगा, हम इसको लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में, समीकरण को क्या करना होगा, a से भाग कर देंगे। किससे भाग कर देंगे? किससे भाग करेंगे बेटा? a से। a से भाग करने का मतलब ये है कि जब a से भाग करेंगे तो अपने आप ही बेटा हमारे पास x² गुणांक क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, नहीं बाद में नोट कर लेना, थोड़ा समझ लें पहले। ठीक है, जो तीसरा स्टेप बेटा इसका होगा, तीसरे स्टेप में क्या होना है आपके पास में? तीसरे स्टेप में होना है ये कि आप लोग x के गुणांक, सॉरी एक स्टेप थोड़ा सा ही रखें कि x के सभी पद, x वाले सभी पद आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखें। समझ में आई बात? x के सभी पद किस तरफ रखें? लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि अचर पदों को हम किस तरफ भेज देंगे? राइट हैंड साइड में। और फोर्थ पार्ट आपके पास में ये होगा कि x के गुणांक, x के गुणांक के आधे का वर्ग, आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ो, दोनों पक्षों में जोड़े। ये आपके पास में इसका फाइनल स्टेप रहेगा। जब इतने स्टेप आप फॉलो कर लोगे बेटा, तो स्टेप इतने फॉलो करने के बाद में आपका सिर्फ कैलकुलेशन वर्क बन जाता है। उसके बाद में आपके पास में फिफ्थ स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी का होल वर्ग अथवा a माइनस बी का होल वर्ग बनाओ। समझ में आ रही बात? वो सवाल के हिसाब से होगा कि a प्लस बी का होल वर्ग बनेगा बेटा या फिर a माइनस बी का होल वर्ग बनेगा। इन दोनों में से एक फॉर्मूला बनेगा, जो कि इस क्वेश्चन में हमने कौन सा बनाया था? a माइनस बी का होल वर्ग बनाया था। तो इतना बनाने के बाद में फिर आपके सामने मात्र एक कैलकुलेशन वर्क बचता है। आपका एक काम बहुत करीब आ जाता है, तो आप कैलकुलेशन वर्क करके एक बार प्लस लेकर के एक बार माइनस, इस तरीके से सवाल में बताया है, उसके आधार पर आप क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन और इसी तरीके से हम आपको समझाते हैं, ताकि इस चीज़ को आप इतने अच्छे से तैयार कर लो कि ज़िंदगी में पूर्ण वर्ग विधि आपको कभी ड्राए ना। ठीक है, चलिए बच्चों करते हैं इसी प्रश्नावली का। हमारे पास में पहले का क्वेश्चन, पहले का तीसरा पार्ट है। वैसे इस सवाल को जो कहा गया है, इसको हमें पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। किससे हल करना है? पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है आपके पास में। लेकिन हम क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग विधि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताई है कि कैसे कैसे हल करना है। इसके पॉइंट भी आपको बताएंगे किस तरीके से आपको स्टेप फॉलो करते हुए पूर्ण वर्ग को लगा देना है। मैं आपको अब जो नई विधि बताने जा रहा हूँ वो है द्विघाती सूत्र विधि, जिसको हम धराचार्य सूत्र विधि भी कहते हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने उससे करा दिया, इस क्वेश्चन को मैं सोचता हूँ कि दूसरी विधि से कराया जाए, ताकि आपकी दोनों विधियाँ कंप्लीट हो जाएं। अब हम क्या करते हैं, ये जो दूसरी विधि है, यानी कौन सी आपके पास में? द्विघाती, क्योंकि एनसीईआरटी किताब आप देखेंगे बेटा तो उसमें ये लिखा मिलेगा द्विघाती सूत्र विधि। ठीक है, ये जो आपके पास में है द्विघाती सूत्र विधि जो है, इसको कैसे किया जाएगा? सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपको 3 विधियां अब तक पता चल जाएंगी, 2 तो अब तक क्लियर हो गई हैं, ये तीसरी है। सबसे पहली गुणनखंड विधि हमने की थी, उसके बाद में पूर्ण वर्ग विधि हमने की थी, और ये द्विघाती सूत्र विधि है, ये सबसे पावरफुल विधि है। दुनिया का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो इससे हल ना हो पाया होगा। आप लोग गुणनखंड विधि में भी आपको सोचना पड़ता है कि पहले यार गुणनखंड कैसे करे जाएं, जोड़ने पे इतना है, घटाने पे इतना है। पूर्ण वर्ग विधि में भी थोड़ा सा काम बढ़ जाता है आपका, बिल्कुल ठीक है, नहीं स्टेप्स को याद रख करके आप करते हो, ठीक है। लेकिन द्विघाती सूत्र विधि जो है, अगर आपकी कैलकुलेशन वर्क अच्छी है गणित में, तो इससे उचित विधि कोई है ही नहीं। मतलब सबसे पहली बात, द्विघाती सूत्र विधि क्या होती है? एक सूत्र दिया गया था कि x का मान हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं, -b प्लस माइनस b² माइनस का 4ac अपॉन 2a।
ये एक फॉर्मूला है जिसे हम द्विघाचार्य फॉर्मूला भी कहा जाता है आपके पास में, ठीक है, और इसको द्विघाती सूत्र भी कहा जाता है, जिसके सूत्र की सहायता से हम x के मान निकालते हैं। कितने मान निकालते हैं? 2 मान निकालते हैं। और x का जो 2 मान निकलता है बेटे, हमारे पास एक बार प्लस लेके निकलता है, एक बार माइनस लेके निकलता है। अब आप लोगों के दिमाग में ये संशय होगा कि ये ए बी सी क्या है। आप ए बी सी से डरने वाली बात नहीं। समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जो समीकरण होती है, उसकी तुलना हमें जो सवाल दिया गया है उससे कर लेंगे हम, ठीक है नहीं आपके पास में। तो फिर हम जब इसकी तुलना कर लेंगे तो ए बी सी निकल आएंगे, सूत्र में रखेंगे, कैलकुलेशन वर्क आपके पास में बन जाएगा। तो चलिए बिना उसके सवाल को शुरू करते हैं। हम अपना हल कैसे किया जाएगा, सवाल को हल करने का तरीका हम लगाते हैं। सबसे पहले स्टेप क्या किया जाएगा कि समीकरण जो दी गई है, समीकरण हमारे पास कौन सी दी गई है, आपके बोर्ड पे लिखिए, स्क्रीन पे सवाल भी लिखा है कि 4x स्क्वायर प्लस के 4 अंडर रूट ऑफ 3x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0 की क्या करेंगे बेटा, की ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इज इक्वल टू 0 से क्या कर लेंगे बेटा, तुलना कर लेंगे। तुलना करने से क्या होगा, जब तुलना करेंगे तो ए का मान स्पष्ट निकल के आ जाएगा बेटे 4, देख लो आप, ठीक है, और बी का वैल्यू निकल कर आ जाएगा आपके पास में 4 अंडर रूट ऑफ 3, और बेटे सी की जो वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी आपके पास में 3। अब आपके पास में ए भी है, बी भी है, सी भी है, तो आपको इस सूत्र में रखना है। कैलकुलेशन के लिए थोड़ा तकड़ा होना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा थोड़ी कंसेप्ट बेस है, थोड़ी सी ध्यान रख करके करनी है, ज़्यादा गलतियां नहीं करनी है आप लोगों को। तो हम क्या करते हैं, इसकी बोर्ड के इस तरफ इस सवाल को हल करके दिखाते हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। क्या करेंगे, सूत्र क्या दिया गया है, सूत्र को पहले लिख लीजिएगा आपके पास में, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, अपॉन 2a। तो जो x की वैल्यू है निकालने के लिए b का मान कितना दिया गया है, इसमें 4 दिया गया, तो आप लोग यहाँ लिख देंगे माइनस का 4, ठीक है, सॉरी, ये b का मान कितना दिया गया है हमारे पास में, माइनस के 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 4 अंडर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4a, व्हाट इज a, ये निकाला था अभी 4 है ना, a, और c कितना बेटा हमारे पास में 3 है, कितना है 3 है, अपॉन 2a मतलब 2 इंटू a की वैल्यू है 4। हमने सारे मान इसमें प्रतिस्थापित कर दिए। अब आपको सिर्फ क्या करना है, हल करना है, करते हुए बराबर का चिन्ह सही तरीके से लगाएं। x इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 3 का कुछ नहीं हो सकता, ये बाहर रखा है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अब इसका मान हमें निकालना है, पहले ध्यान से देख लीजिएगा, अंडर रूट ऑफ इसका वर्ग, इसका मतलब क्या है, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, अंडर रूट 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 का अंडर रूट 3 का वर्ग जब आप करोगे, अंडर रूट 3 का वर्ग हमने पहले बताया था, वर्ग से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, यानी कि 3 2, या फिर ऐसा लिख लीजिएगा आप कि अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 कितना होता है, 3 होता है। पिछली वीडियो में भी इसका कॉन्सेप्ट बताया था कि अंडर रूट जब 2 बार गुणा होगा तो ये वर्गमूल के हिसाब से कट जाएगा आपके पास में। तो कहने की बात ये आगे हमारे पास इसकी वैल्यू 16 तिया 48, इसको जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 48, माइनस 4 चौक 16 तिया 4 चौके 16 और तिया 48, अपॉन कितना आपके पास में 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, क्लियर है। तो इसके बाद क्या करेंगे, कैलकुलेशन वर्क बहुत आसान हो गया, क्योंकि इसके अंदर 0 बन गया, माइनस का 4 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 48 माइनस 48 कितना होगा, 0 होगा आपके पास में 8, ठीक है। इतना करने के बाद में बस आपको क्या करना है बेटा यहाँ पे, क्योंकि अभी तो इसमें 0 बना है, यहाँ अगले जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे उनमें यहाँ 0 ना बन करके कुछ भी और बन सकती है संख्या, 1 2 4 5 10 15 कुछ भी बन सकती है आपके पास में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें प्लस लेंगे, जब प्लस लेने पर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 0, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, अपॉन 8, यानी कितना आ जाएगा, देखिए 4 अंडर रूट ऑफ 3 आपके पास में अपॉन 8, इसे काटेंगे 2 बारी तो आ जाएगा माइनस के अंडर रूट 3/2, यानी कि जो x की वैल्यू निकलेगी है वो निकलेगी माइनस के अंडर रूट 3/2। तो आपको पहला मूल आपका प्राप्त हो चुका है, समझ में आई बात। और दूसरा मूल कैसे निकालेंगे आप लोग, माइनस लेने पे, मैं यही बता दे रहा हूं क्योंकि माइनस लेने पे भी कोई फर्क पड़ने वाला
नहीं है, क्योंकि हमारे पास में 0 माइनस होगी तो 0 चाहे जोड़ लो या घटा लो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब इसके दोनों मूल क्या प्राप्त होंगे, माइनस के √3/2 और माइनस के √3/2, इसके दोनों के दोनों मूल जो हैं एक समान मूल प्राप्त होंगे और वही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। मैं एक बात और बता दूं आपको कि इस विधि से जो क्वेश्चंस करना अगर किसी ने सीख लिया तो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आप ना कर पाओ, क्योंकि गुणनखंड विधि में भी आपको सोचना बहुत पड़ता है, ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि में भी आपको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ता है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, सीधा आपके सामने एक सूत्र है, ABC रखना है और आप इसका कैलकुलेशन पे ध्यान देना है सिर्फ, बिल्कुल ठीक है। तो इसके भी मैं स्टेप आपको बता देता हूँ कैसे कैसे इसको करना क्या है। कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ सबसे पहले जो दी गई समीकरण होगी उसको बेटे ax² + bx + c के रूप में आप बनाओगे, उसमें से ABC के मान जो है निकालोगे। चलो लिख देता हूँ इसको, मैं लिख दूँ यहाँ पे स्टेप क्या क्या होंगे आपके पास। पहला स्टेप कि समीकरण को आपके पास में समीकरण को ax² + bx + c = 0 के रूप में बनाओ, पहला स्टेप तो यही बनेगा आपके पास में। दूसरा स्टेप सेकंड, तुलना करके a b तथा c के मान लिख लोगे आप c के मान। फिर उसके बाद में थर्ड स्टेप में जाकर के आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला लगा देना है, कौन सा, x = -b ± √b² - 4ac / 2a, इस फॉर्मूले में रख देंगे। उसके बाद में कैलकुलेशन, उसके बाद में क्या है, कैलकुलेशन। समझता हूँ आपको ये विधि भी आसानी से समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन और इसी विधि पे करते हैं। ये एक्सरसाइज का हमारे पास में तीसरे क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट लिखा है, थोड़ा देखने में डरावना है, आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा सामने। उसको हमें कहा गया इसके मूल ज्ञात करने हैं। सवाल में क्या कहा गया, मूल ज्ञात करने, इस समीकरण के हमें मूल ज्ञात करने हैं। लेकिन उसने ये कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं कही, ये कुछ स्पेशल ये नहीं कहा कि आपको फला विधि से काम करना, पूर्णखंड से करना है, पूर्ण वर्ग से करना है या फिर द्विघाती से करना है। तो सबसे पहली बात यह है कि हम लोगों को इसमें ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम किसी भी विधि से इसको हल कर सकते हैं, जो आप मन चाहो उससे हल हम कर लेंगे। लेकिन समस्या क्या है कि सबसे पहली बात तो किसी भी विधि को हम प्रयोग में लाते हैं बेटा, उसमें ये स्टेप सेम रहता है कि सबसे पहले समीकरण को ax² + bx + c = 0 के रूप में हमें बनाना ही होता है। अगर कोई समीकरण इस रूप में नहीं है तो आप उसमें कोई भी विधि अच्छे से नहीं लगा पाओगे। तो सबसे पहली बात यह है कि बेटा समीकरण को ax² + bx + c = 0 के रूप में बनाओगे। परंतु इस वाली स्थिति में क्या है, सवाल को पढ़िए, 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30, जहाँ x बराबर नहीं होगा कभी भी -4 के और 7 के। समझ में आई बात नहीं? यानी इसका कहने का मतलब ये है कि इस समीकरण बहुत खराब सी दे दी उसने, ठीक है। पहले इसकी मार पिटाई इसके साथ करके साइड में इसको पहले सही बनाया जाएगा, उसके बाद कहा जाएगा, पूछा जाएगा कि हाँ बताओ कौन सी विधि से हल किया जाए, तब आप लोग करोगे। दूसरी बात, x बराबर -4 कभी नहीं हो सकता और y बराबर 7, x बराबर 7 कभी नहीं हो सकता। इसका कारण है कि x बराबर अगर -4 हो जाएगा तो यहाँ -4 भरेंगे और -4 0, 1/0, तो ये अपरिभाषित, कभी भी बटे में 0 आपने देखा नहीं होगा गणित के अंदर, इसको हम कहते हैं अपरिभाषित। तो अगर ऐसा कभी होता है तो प्रश्न ही अपरिभाषित हो जाएगा। और एक बात और सुनेंगे, जब आप इस समीकरण को हल करने बैठोगे तो अगर x के मान -4 और 7 आते हैं तो वो उसके मूल नहीं होंगे, वैसे आएंगे भी नहीं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हल करके आप समीकरण को इस स्टेप पर लेके जाएंगे, हल कर लें। इससे हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं हमारा है, तो इसको हटा देंगे यहाँ से, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, पूरे सवाल में सिर्फ लिखा हुआ था। अब इसमें क्या करें बेटा, हम एलसीएम ले लें इसका। एलसीएम लेंगे तो x + 4 x - 7, इसको उधर लिखेंगे x - 7 - x + 4। मैं समझता हूँ ये बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही होंगी बेटा, क्योंकि तुम पढ़ने वाले बच्चे हो सब। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x - 7 - x - 4, बिल्कुल ठीक है, बटे इनकी मल्टीप्लाई आप कर सकते हो या कर लो, चलो यहीं पे x² - 7x, x ही x में करी x² आया, x की 7 में करी -7x आया, ये प्लस के 4x आ जाएगा और माइनस के 28 आ जाएगा। 7 × 28 इक्वल टू, ध्यान रखेंगे कैलकुलेशन वर्क पे साथ साथ बता दें अगर कहीं गड़बड़ हो तो। हमने इनकी मल्टीप्लाई कर ली बेटा, ये x प्लस का ये माइनस का तो खत्म हो गया हमारे पास में। ऊपर बचेगा बेटा कितना, -11, देखो आप 7 और 4 11, बटे बेटा कितना हो जाएगा, x² - 3x - 28, 3x क्यों बचा, 7 में से 4 जा करके 3 ही बचते हैं, इज इक्वल टू बेटे 11/30।
ठीक है, ब्रज गुणा कर लें। यहाँ पे ब्रज गुणा जब करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई से ये 30 इधर जाएगा आपके पास में, माइनस के 11 गुणे 30 बराबर किसके आ जाएगा बेटा 11 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के 3x आपके पास में और माइनस के 28 बेटे 11 से 11 खत्म हो जाएगा, आप देख लीजिए चाहे बटे में लेगा पूछा दो इसको, ये आ जाएगा माइनस के 30 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 30x माइनस के 28। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें ताकि ये समीकरण किस रूप में आ जाए, जिस रूप में हमें चाहिए है। ठीक है, जिस रूप में हमें चाहिए। तो बेटा ये हमारे पास बनेगा, देखिए देखो ये चीज़ इसके बराबर है, हम कह रहे हैं कि a बराबर b है तो b बराबर भी तो a होगा, तो हम अगर एक काम कर लें इसको इसके बराबर के तब भी कोई दिक्कत नहीं है आपके पास में। क्या चलिए बेटा कैलकुलेशन के बाद में हमने फाइनली जो क्वेश्चन हमारे पास में ये दिया गया था, ये वाला क्वेश्चन, इसको हमने इस तरीके से मॉडिफाई कर लिया है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28 प्लस के 30 इज इक्वल टू 0 बनेगा। साथ ही साथ एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और 28 में से जब 30 में से 28 जाएगा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी जो मेन है वो समीकरण बन करके आ जाएगी। अब आप इसको हल कीजिएगा किस तरीके से, पूर्ण वर्ग से कर लो, जिससे भी करना चाहो। चलो हम इसको पूर्ण वर्ग विधि से कर लेते हैं। किससे कर लेते हैं? पूर्ण वर्ग से। पूर्ण वर्ग विधि में क्या कहा गया था? स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले समीकरण को किस रूप में बनाते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 के, जो कि ऑलरेडी बेटा है हमारे पास, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। साथ दूसरा स्टेप क्या होता था बेटा? हमारे पास एक्स स्क्वायर के गुणांक को हमने क्या करना है? 1 बनाना है। मैंने स्टेप सारे लिखे थे ना अभी, 1 बनाना है, जो कि इसमें ऑलरेडी है। और फिर कहा गया था बेटा कि हमारे पास तीसरे स्टेप में कि x का जो गुणांक है, इसमें x का गुणांक कितना है बेटा? यहाँ पे 3, x का जो गुणांक है 3। उससे पहले एक काम और करना होता था कि हम x के पदों को लेफ्ट हैंड साइड में बाकी उधर की तरफ लिख देते थे इस तरीके से। ठीक है, अब बेटा ध्यान दीजिएगा आपके पास में कि माइनस का जो x का जो गुणांक है वो कितना है? 3 है। ये कहा गया था कि 3 के आधे का वर्ग हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 3/2 का आपके पास में होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 2 प्लस के अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही? इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, ये फॉर्मूला बनता था हमेशा। यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बनेगा? अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाला, क्योंकि 2 ही फॉर्मूले हमने बताए थे इसमें बनने हैं आपके सामने। कौन कौन से फॉर्मूले बनने हैं वो बता देते हैं फटाफट। पहले भी हमने बताया था कि या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा बेटा, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और यही टेक्निक जो है पूर्ण वर्ग इसीलिए कहलाती है क्योंकि यहाँ पे आकर के इनका पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो ये फॉर्मूला बनेगा x माइनस, क्योंकि माइनस है तो माइनस वाला बनेगा, 3/2 का होल स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा, इसको हल कर लीजिए, माइनस का 2 प्लस 9/4 बेटा। ध्यान से देखिएगा कितना बचेगा? 9/4। इसको सिंपल हल करें तो आसान आपके आंसर आपके आ जाएंगे। x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा हमारे पास में बेटा? हल करेंगे तो माइनस के 8 प्लस के 9/4 दिख रहा है आप लोगों को। अब कहने की बात ये x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 1/4। ठीक है, अब क्या करेंगे? इधर से स्क्वायर बेटा हटेगा तो इधर वाले पे स्क्वायर अंडर जाएगा और प्लस माइनस का चिन्ह साथ में लेकर के आएगा। तो आ जाएगा x माइनस 3/2 इज इक्वल टू आपके पास में कितना? प्लस माइनस, इसको 1/4 को 1/2 लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि इसे 1 गुणा 1 और उसके 2 गुणा 2 लिखा जा सकता है। समझ में आ रही बात नहीं? ठीक है, तो कहने की बात यह है प्लस लेने पर क्या लेंगे? जब हम प्लस लेंगे x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? x माइनस 3/2 बराबर 1/2, या उसको उधर लेकर के जाएंगे तो x इज इक्वल टू 1/2 प्लस के 3/2, यानी कहने की बात 4/2। ऐसे काटेंगे 2 बारी तो कितना आ जाएगा? आंसर 2। तो x का मान बेटा कितना आ जाएगा? एक आंसर आ गया 2। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे? ऊपर कर देते हैं यहाँ पे कि हम माइनस लेने पर, क्या माइनस लेने पर, तो बेटा आ जाएगा x माइनस 3/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/2, x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1/2 प्लस के 3/2, और जब 3 में से घटेगा तो 2/2। तो जब इसको हल करेंगे बेटा कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 2 एकम 2। तो ये आपके पास में इसके 2 मूल निकल करके आएंगे। कौन कौन से? x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। आप लोग चेक कर लें, किसी अन्य विधि से भी आप करेंगे तब भी आंसर यही आएगा आपके पास में। हमने पूर्ण वर्ग लगाई है तो आप इसको द्विघाती से हल करके देखें, गुणनखंड से हल करके देखें तो आपके आंसर। चलिए बच्चों, अभी हमने आपको पूर्ण वर्ग विधि से क्वेश्चन कराया है। इस वीडियो के अंदर हमने 2 क्वेश्चन पूर्ण वर्ग विधि से कर दिए हैं, एक क्वेश्चन हमने किया है द्विघाती सूत्र विधि से।
तो थोड़ा बैलेंस करने के लिए एक क्वेश्चन और द्विघाती सूत्र विधि से हल करते हैं ताकि इसको कॉन्सेप्ट भी अच्छे समझ में आए, उसके बाद वीडियो समाप्त। चलिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले ये समझिए, क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास में कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, जहाँ x बराबर 0 नहीं हो, 0 इस वजह से नहीं कहा गया क्योंकि बट्टे में 0 होगा तो समीकरण बेकार हो जाएगी, बट्टे में 0 मतलब परिभाषित नहीं होगी, है ना। तो अब सबसे पहले स्टेप क्या होता है, किसी भी समीकरण को किस रूप में बनाएंगे हम, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 वाले रूप में। तो इसका एलसीएम ले लीजिएगा आप, कितना आ जाएगा, x² माइनस का 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसको करेंगे x² माइनस का 1 इक्वल टू 3x, इज दैट क्लियर। बेटा आ जाएगा x² माइनस के 3x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, हल करना है। इसको क्या करना है, हल। किससे करना है, द्विघाती से। तो क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे कि ax² प्लस bx प्लस के c इज इक्वल टू 0 से क्या करें बेटा, तुलना करें। क्या करें, तुलना। तो बेटा a का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 1, है ना। b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -1। बात समझ में आ रही, आसानी से समझ में आ रही होंगी चीज़ें आप लोगों को, ठीक है। तो जब हम द्विघाती सूत्र विधि लगाते हैं तो यहाँ लगा लें क्योंकि इतना काम नहीं होता। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, बेटा कितना होता है, b² माइनस का 4ac से। ऐसे बिल्कुल सूत्र को याद कर लो, खाने के साथ भी खाओ इसको, नाश्ते में भी खाओ, हर समय इसको सूत्र को खाओ, याद आएगा आपको। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस बी मतलब माइनस का 3 है, तो बेग माइनस है ही, एक सूत्र में माइनस होता है ऐसे, है ना आपके पास में। फिर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b², व्हाट इज b² यानी कि माइनस के 3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 इंटू a इंटू c कितना, माइनस का 1। बात आपको समझ में आ रही होगी, अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 1, 2:1, ठीक है। हल कीजिएगा तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बस यहीं से थोड़ा सा अपने आप को तगड़ा बनाना है यहाँ पे, ताकि इसमें घबराओ मत कैलकुलेशन करते हैं। माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 का ये 9 हो जाएगा, और ये माइनस का 9 नहीं बनेगा बेटा, माइनस की क्वांटिटी का वर्क करता है हमेशा प्लस में आती है। तो प्लस आपके पास में आ जाएगा 4 अपॉन 2, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू बेटा 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 13/2। 13 का कोई पूर्ण वर्ग होता ही नहीं किसी का भी, तो आपको आंसर यहीं छोड़ना होगा। आंसर कहाँ छोड़ना होगा, यहीं पे। तो क्या करेंगे बेटा, एक बार प्लस ले लेंगे, प्लस वाला आंसर क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 13/2। एक आंसर तो ये बनेगा खराब सा, ठीक है ना आपके पास में। और दूसरा आंसर इधर लिख देते हैं, x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 13/2। दूसरा आंसर बनेगा ये भी सवाल आप ये बना दो सवाल, x² माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0, ये भी आप कभी भी गुणनखंड विधि से हल नहीं कर सकते। क्या कितने भी ताकत लगा लेना, इसके गुणनखंड आप प्राप्ति नहीं कर पाओगे, 1 के टुकड़े घटाने पे 3 आ जाए, नहीं होंगे ना। तो इसका मतलब बहुत कमजोर विधि है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि जो आपके पास में है बेटा, वो बहुत कमजोर विधि है। जो सबसे पावरफुल विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं, पूर्ण वर्ग और द्विघाती। इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लें ताकि आपको क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम ना हो। कम से कम 10-10 क्वेश्चन इस पे कर लें आप लोग। और काफ़ी बच्चों की समस्याएं ये बन रही हैं कि आप लोग जब चैनल पे जाते हैं तो वीडियो आपको मिल नहीं पाती सिस्टम से। जब आप कभी भी चैप्टर करना की कोशिश करते हैं, मान लिया आपको बहुपद वाला करना है या कोई अन्य चैप्टर करना है, तो बड़ी समस्या है। कमेंट में भी लोग बताते हैं कि सर वीडियो, तो उसका तरीका यही है कि आप लोग रैंडमली वीडियोज़ को ना देखें, सीधे चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट पे जाएं, आपको अपने इच्छा के मुताबिक आपकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिसको आपको पढ़ना उस पर क्लिक कीजिए, उसकी सारी वीडियोस जितनी भी आप तक अपलोड की गई हैं वो सारी वीडियोस आपको वहीं पे उपलब्ध होंगी। और 1 बाय 1 करके क्रमबद्ध तरीके से आप लोग पढ़ें ताकि चीज़ों को अच्छे से समझ आए और आपकी जो है तैयारी अच्छे से हो। ऐसे तैयारी ना करें, कहीं भी कभी कुछ भी देखने का मतलब वो सिस्टम ना बनाए कि कभी भी उठाया कुछ भी देख लिया, तो उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।